welcome back to the channel, and I Kanksha Rawat welcomes you all with the new topic, that is performance management. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? एक कॉर्पोरेट टूल है जो कि मैनेजर्स की हेल्प करता है अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, उनके काम को मॉनिटर एंड इवैल्यूएट करने में। सेकेंड है, उसका मेन गोल क्या है कि अपने एक जो वर्क प्लेस है उसमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जहाँ पे वो अपने लोगों को मोटिवेट कर सके, अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ को यूज़ करके जो भी काम वो कर रहे हैं उसको बेस्ट क्वालिटी वर्क बनाए, एंड जो भी रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं उनको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस हो जाती है जिसमें आप प्लान करते हैं, कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, रिव्यू करते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का। और ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, अनलाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल और एनुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस। एनुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है, एक वन टाइम प्रोसेस है जो कि आप ईयरली वंस कंडक्ट कराते हैं। जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आप पूरे ईयर में अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को असेस या टेस्ट करते हैं, जिसमें आप क्या ट्राई करते हैं कि आप अपनी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन कर सकें। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंडक्ट कराने का मेन पर्पस क्या है? फर्स्ट इज रिवॉर्ड परफॉर्मेंस। आपको अगर लगता है आपके किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है एंड टाइम टू टाइम वो अपग्रेड कर रहा है तो आप उसकी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड देते हैं। नेक्स्ट वन इज सी परफॉर्मेंस। आप उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, उसके ग्राफ को आप मॉनिटर करते हैं बेसिकली। एंड थर्ड वन इज फ्यूल परफॉर्मेंस। आप उसको मोटिवेट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल लिखा है बिकॉज परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। इसके बीच में दोनों की में डिफरेंस क्या है वो हम लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस एंड सेकेंड वन इज डेवलपमेंटल यूजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस में क्या आता है? फर्स्ट वन इज कंपेंसेशन। आप अपने एम्प्लॉयज़ का कंपेंसेशन की वैल्यू या वर्थ जानने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन। आपको किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, आप उसी एम्प्लॉय को प्रमोट करेंगे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। थर्ड वन इज डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो वो एम्प्लॉय क्या होगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी या जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको लगेगा कि अच्छा नहीं है, आप उसी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज डिसमिसल। आपको किसी एम्प्लॉय को डिसमिस करना है, वो भी उसी केस में होगा अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लास्ट वन इज डाउनसाइजिंग। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर का जो नंबर है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, लोगों को निकालना चाहते हैं, तो आप उन्हीं एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से ले ऑफ करेंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंटल यूजेस। डेवलपमेंट के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को? फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ। आप अपनी कंपनी के अपने वहाँ के अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उन्हीं के उन स्ट्रेंथ को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर चेंज। आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें आपको लगता है कि फ्यूचर में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। थर्ड वन इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये आपको वो की एरियाज़ बता सकता है जहाँ पे आपको आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको कौन सी एबिलिटीज़ एंड स्किल्स हैं जो आपको उनके अंदर इम्पार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज़ कोचिंग। आप कोचिंग के थ्रू क्या करते हैं, कोचिंग प्रोवाइड कराने के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट कराते हैं। लास्ट वन इज़ करियर प्लानिंग। आपको एम्प्लॉयज़ को आप ऑप्शंस देते हैं कि वो अपने करियर के पाथ में कौन कौन सी ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे वो आगे कोर्सेज कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट कराते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है इसमें प्लानिंग परफॉर्मेंस। प्लानिंग परफॉर्मेंस में क्या करते हैं आप लोग, कुछ बेंचमार्क सेट करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, एक एक्शन प्लान बना के रखते हैं बेसिकली कि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कैसे करने वाले हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, एंड एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी गोल्स की, तभी आप उनको अचीव करने के लिए कुछ भी प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजिंग परफॉर्मेंस। आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे और बेटर कर सकते हैं और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़
रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी रिव्यूज़ हैं आपको वो प्रोवाइड किए जाते हैं आपके सुपरवाइज़र या फिर जो भी आपके कोच हैं, मेंटोर्स हैं, उनके थ्रू। एंड कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लूप होल्स हैं जिन पे आपको करेक्शन करना चाहिए, आपको और ज़्यादा आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं, वो सारी एरियाज़ आपको बताए जाते हैं। लास्ट वन इज़ रिवॉर्डिंग परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो भी ईयरली परफॉर्मेंस होती है उसका आप असेसमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं। एंड अगर वो रहती है बेंचमार्क को हिट करती है वो, एंड जो भी आपके टारगेट सेट थे वो सारे टारगेट्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग रिवॉर्ड्स। डिस्कस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स एंड मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। सो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके ज़रूर कुछ लूप होल्स रहे होंगे या ड्रॉबैक्स रहे होंगे, इसीलिए हमने क्या किया, जो भी मॉडर्न मेथड्स हैं उनको हम लोग लेके आए हैं। तो लेकिन फिर भी हम लोग एक बार के लिए एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ रैंकिंग मेथड, ये एक सबसे ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड बोला जाता है इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल का। इसमें आप क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक प्रोवाइड करते हैं, या फिर बेस्ट टू वर्स्ट, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने जितने भी अभी तक टारगेट्स अचीव करे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको हाईएस्ट से लोवेस्ट तक रैंक किया जाता है। जैसे हम लोग क्लास में हमारी परफॉर्मेंस हम रिजल्ट से रिलेटेड जब मार्क्स देख के हम रैंक प्रोवाइड करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन किसकी है, लास्ट किसकी है, इसी के लिए जैसे। नेक्स्ट वन इज पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। इसमें आप क्या करते हैं कि आप लोग 2 एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते हैं एंड उन दोनों में आप कंपेयर करके देखते हैं, जो भी बेटर निकलता है देन उसको आप नेक्स्ट कंपैरिजन में लेके आते हैं। लाइक आपने 2 एम्प्लॉयज़ चूज़ करे, उनमें से आपको लगा कि ए और बी है, तो ए इज़ बेटर देन बी, देन आप सी एंड डी को कंपेयर करें एंड आपने सी को बेटर माना, देन यू विल कंपेयर ए एंड सी। तो इसके हिसाब से आप लोग इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि लास्ट में जिस भी एम्प्लॉई को ज़्यादा रेटिंग्स मिली होती है, ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला होता है, उसको आप बेटर इवेल्युएट करते हैं, मीन्स बेटर मानते हैं दूसरों से। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेडिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि आप लोग जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री, एंड देन उनको आप ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इस मेथड का एक ड्रॉबैक है कि जो भी रेटर है मस्ट रेट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑन द हायर साइड ऑफ द परफॉर्मेंस। जो भी रेटर है वो क्या करता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर साइड में ही रेट करता है। नेक्स्ट वन इज़ फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, इस मेथड को हम सेंट्रल टेंडेंसी का जो एरर है वो एरर रिमूव करने के लिए हम लेके आए थे। इसमें क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके पास हैं, जो भी रेटर है वो क्या करता है कि एक सेंट्रल मार्क तैयार करके रखता है, एक रेटिंग ले लेता है कुछ 50% की, जैसे कोई मिडिल एक वैल्यू उसने सेट कर ली एंड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको 50% उसने मार्क्स दे दिए। तो इसमें क्या होता है कि आप इस वाले एरर को हटाना चाहते हैं, एंड इसमें क्या करते हैं आप लोग, जो भी रेटिंग प्रोवाइड होती है ये लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़फुल रहता है। नेक्स्ट वन इज़ फोर्स्ड चॉइस मेथड। फोर्स्ड चॉइस में क्या होता है कि आप 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लेते हैं एंड 2 नेगेटिव स्टेटमेंट्स लेते हैं, एंड देन उनके हिसाब से आप लोग किसी भी एम्प्लॉय को जज करते हैं कि ये जो भी रेटर है वो रेट प्रोवाइड करता है कि कोई भी एम्प्लॉई है, जो भी इंडिविजुअल है, उसकी परफॉर्मेंस किस वाले स्टेटमेंट को ज़्यादा सूट करती है। नेक्स्ट वन इज़ चेकलिस्ट मेथड। इसमें क्या होता है, आप कुछ स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं एंड उसके आंसर में आप लोग येस और नो का आंसर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इज़ द एम्प्लॉय रेगुलर ऑन द जॉब, आपका एम्प्लॉय जो भी है वो रेगुलर है, येस और नो। और सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है, डज मेंटेन डिसिप्लिन वेल, क्या वो वेल डिसिप्लिन रहता है अपनी जॉब में, येस और नो। देन इसके हिसाब से आप लोग चेकलिस्ट एक मेथड एक आंसर को टिक करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉई है, जो भी आप किसी भी क्रिटिकल इंसिडेंट या फिर कोई भी एक नोटवर्दी कोई भी एक सिचुएशन हो, उसके हिसाब से उस सिचुएशन में जो भी एम्प्लॉई है उसका क्या बिहेवियर रहा, कैसे उसने डिसीजंस लिए हैं, इसके हिसाब से उसको गुड और बैड में आप कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड।
कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके कुछ जो भी ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, लाइक आपने जो भी आपका एम्प्लॉय है उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, उसने क्वांटिटी ऑफ वर्क कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं, इन सारी चीज़ों को फैक्टर्स को आप कुछ 5 रेटिंग्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो किस वाली रेटिंग में लाए करता है। लाइक उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली अनसेटिस्फैक्ट्री है, ओकेजनली अनसेटिस्फैक्ट्री है, कंसिस्टेंटली सेटिस्फैक्ट्री रही है, समटाइम्स सुपीरियर, या फिर कंसिस्टेंटली सुपीरियर रही है। आप इन सारे फैक्टर्स के बीच में उनको रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं एंड जो भी एम्प्लॉय जितनी बेटर रेटिंग लेके आता है वो उतना बेटर एम्प्लॉय माना जाएगा। और नेक्स्ट मेथड है ऐसे इवैल्यूएशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो भी आप एम्प्लॉय को जिसके बारे में भी रेटिंग्स प्रोवाइड करनी है, इसमें रेटर एक नैरेटिव डिस्क्रिप्शन लिखता है कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या क्या है, उसकी वीकनेस क्या है एंड उसकी पास परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसका पोटेंशियल कितना है एंड जो भी सजेशंस हो सकते हैं इम्प्रूवमेंट के, वो सारे पॉइंट्स। ठीक है, देन इसके हिसाब से आप लोग इनको रेट करते हैं। सो न 10th मेथड इज़ फील्ड रिव्यू मेथड। ये मेथड आप तब यूज़ करते हैं जब आपको लगता है कि जो भी रेटर है उसने जो भी रेटिंग्स प्रोवाइड किए हैं वो बायस्ड है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, उन जो भी रेटिंग्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी आपके पर्सनल ऑफिसर हैं या HR डिपार्टमेंट के जो भी हेड हैं, जो भी एक कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, आप उनसे बोलते हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सके। लास्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, ये मेनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है एंड इस केस में आप क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट तैयार करते हैं जिसमें आप लोग एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, वो इंटेलिजेंस में कहाँ पे लाई करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, अटेंडेंस कैसी रहती है एंड डिसिप्लिन में वो कैसे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आप उनको जज करते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसको आप MBO के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो साथ में आते हैं एंड अपने गोल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनके हिसाब से अपने लिए कुछ गोल्स और कुछ टारगेट सेट करते हैं और आपस में उसको कम्युनिकेट करते हैं एंड देन पीरियडिकली अपने आप डिस्कस करते हैं खुद से कि आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, कितने गोल्स आप अचीव कर चुके हैं एंड कितने अचीव करने बाकी हैं। एंड इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि आपके गोल्स जो आपने तय करे हुए हैं उनको अचीव करना कितना मुश्किल है या फिर कितना ईजी है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, इट्स 360 डिग्री फीडबैक। इस परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड में आप क्या करते हैं, आपके जो सुपीरियर्स होते हैं वो आपके लिए कुछ आपको इवेल्युएट करते हैं, आपके लिए कुछ जजमेंट्स देते हैं। आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, वो आपको कैसे परसीव करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो आपके लिए आप कैसे लीडर रहे हैं, इस बारे में कुछ जजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा जो आपके सप्लायर्स हैं या कस्टमर्स हैं, आपके पीयर हैं, जो आपके सेम लेवल पे आपके जॉब करते हैं, उनका आपके लिए क्या इवैल्यूएशन रहा है, इस चीज़ को आप कंसिडर करते हैं। फोर्थ वन इज़ आप सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो इसमें आप 4 फैक्टर्स को देखते हैं, आपके जो सुपीरियर्स हैं वो, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके सेम लेवल पे जो जॉब कर रहे हैं, आपके पीयर्स, कोवर्कर्स एंड फोर्थ वन इज यू योरसेल्फ। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, इट इज़ असेसमेंट सेंटर मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे हमने इससे पहली वाली जो भी प्रेजेंटेशन थी उसमें पढ़ा था कि सिमुलेशन एंड इन बास्केट एक्सरसाइजेज एंड रोल प्लेइंग जैसी एक्सरसाइजेज होती हैं। उसमें क्या किया जाता है, उसमें आपको कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड इंसिडेंट्स दिए जाते हैं या फिर कोई आपको केस स्टडी दी जाती है एंड उसको आपको सॉल्व करने को दिया जाता है। आप उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या डिसीजंस लेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी कुछ जो फीचर्स हैं वो बताती है। जैसे कि आप में टॉलरेंस पावर कितनी है, आप कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी कैसी हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, ये सारी चीज़ें आपको, ये जो भी मेथड है ये आपको आपके बारे में बताता है। इसके थ्रू भी आपकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा, कोई भी इंसान आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली फ्यूचर में या अभी कैसी है इस चीज़ को जज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। इसको आप बार्स के नाम से भी जानते हैं, BARS। इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों बेनिफिट्स हैं इस मेथड के। इसमें आप जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं बाय गिविंग देम अ न्यूमेरिकल रेटिंग। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे अटेंडेंस में आपको कुछ यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड आपकी अटेंडेंस जितनी भी रही होगी उसके हिसाब से आपको रेटिंग प्रोवाइड
की जाएगी या फिर नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज बिहेवियर टूवर्ड्स सबॉर्डिनेट्स। आपका बिहेवियर कैसा रहता है उसके लिए आपको एक रेटिंग मिली है। आप सिंसियर कितने हैं एंड आपकी डिपेंडेबिलिटी या फिर आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए भी आपको रेटिंग प्रोवाइड की गई है। इसमें जिस एम्प्लॉय के जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, जितने बेटर उसको रेटिंग प्रोवाइड होगी, उसके प्रमोशन के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल अप्रेजल। इसमें इस मेथड में आप क्या करते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका हिडन पोटेंशियल जानने की कोशिश करते हैं और इसमें आप ये देखते हैं कि उनका पास्ट वर्क कैसा रहा है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, बल्कि उनको उनके ट्रेनिंग मेथड्स के थ्रू या उनकी जो भी अभी की परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रखते हुए उनके फ्यूचर की परफॉर्मेंस के लिए जजमेंट होती है। लास्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ये चीज़ हमने जॉब इवैल्यूएशन वाले स्लाइड में भी पढ़ी है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी जो भी एम्प्लॉय को आप लेके आए हैं उसकी कॉस्ट टू कंपनी कितनी रही है, आपको उसको हायर करने में या रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो भी आपने प्रोसेस करी थी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हायर करने में, उसमें आपको कितनी अमाउंट या फिर कितना आपके बिजनेस का जो भी इन्वेस्टमेंट रहा है वो कितना था, एज़ कम्पेयर टू उसको आप कंपेयर करते हैं कि उस एम्प्लॉय ने आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। तो इन दोनों के अगर आपको लगता है कि आप जो भी पोजीशन है वो सरप्लस है या फिर पॉजिटिव है, तो आप क्या करते हैं उस एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं और उसको आगे प्रमोट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसको एम्प्लॉय को आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करके आप उसको अपनी कंपनी का पार्ट बनाया है आप लोगों ने, बट वो उतने अच्छे प्रॉफिट यील्ड नहीं कर पा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रह पा रही है, तो क्या होगा कि आपको उसको ले ऑफ करना पड़ेगा। What are the limitations of this performance management? First one is once a year process is time consuming and involves labor intense work. ये प्रोसेस जो है वो वंस अ ईयर कंडक्ट होती है, सो ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है एंड इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों को या फिर मैन पावर को इन्वॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज लैक्स इंटीग्रेशन एंड अलाइनमेंट। यहाँ पे जो भी टास्क होते हैं वो अलाइंड या फिर इंटीग्रेटेड साथ में नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड फीडबैक, लैक ऑफ असिस्टेंस, डेवलपमेंट एंड कोचिंग। जो भी फीडबैक आप प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, वो क्या होता है, काफ़ी लिमिटेड होता है। और जो भी आप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं वो भी, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिव्यूज़ आर रिएक्टिव एंड नॉट प्रोएक्टिव। जो भी रिव्यूज़ आप उनको देते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए वो रिएक्टिव होते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड के बाद आप लोग ये रिव्यूज़ आप उनको देते हैं। इससे बेटर क्या हो सकता था कि अगर जब वो परफॉर्म कर रहे हैं आप तभी उनको उनके परफॉर्मेंस के लेके गाइड कीजिए, उनको कोचिंग प्रोवाइड कीजिए, वहीं पे कोई कोच जा कर के उनको कोचिंग प्रोवाइड करे। इससे क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस जो होगी वो बेटर होगी। एंड फिफ्थ वन इज रिव्यूज़ बेस्ड ऑन रीसेंट परफॉर्मेंसेस कॉज इश्यूज ऑफ फेयरनेस। जो भी उनके रिव्यूज़ होते हैं वो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस को लेकर होते हैं, उनके कंप्लीट ईयर की परफॉर्मेंस को ध्यान में नहीं भी रख सकते हैं कभी कभी। तो इससे क्या होता है कि फेयरनेस के इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वर्सेस परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल में डिफरेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को आप कब यूज़ करते हैं, जब आपको एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करना होता है, साथ में लेके आना होता है, तब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट करते हैं। इसमें 3 थिंग्स हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफाइन परफॉर्मेंस। इसमें आप लोगों की, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको जो भी रिसोर्सेज नेसेसरी होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं एंड उनको एनकरेज करते हैं और बेटर परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है जिसमें एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन जो भी होता है अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, उसको आप क्या करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद मेजर करते हैं एंड रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी 3 थिंग्स है। वो क्या है? फर्स्ट है आप परफॉर्मेंस को मेजर करना है, सेकंड उसको इवैल्यूएट करना है, उसकी वर्थ या वैल्यू जानने की कोशिश करनी है, एंड थर्ड थिंग है आपको उस परफॉर्मेंस पे फीडबैक देना है कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज फैक्टर्स दैट डिस्टॉर्ट अप्रेजल। वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपके अप्रेजल में एक पुल या फिर बेंट लेके आ सकते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज लीनियंसी एरर। Each evaluator has his own value system which acts as a standard against which appraisals are made. जो भी evaluator है उसका अपना एक value system होता है एंड कुछ standards create कर चुका होता है वो अपने
माइंड में। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रू परफॉर्मेंस होती है इंडिविजुअल की, वो इवैल्यूएटर के अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो अपने उनके परफॉर्मेंस को मार्क करता है, हाई या फिर लो। सेकेंड वन इज हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में क्या होता है, ये एक टेंडेंसी है जिसमें आप रेट करते हैं हाई और लो ऑन फैक्टर्स ड्यू टू द इम्प्रेशन ऑफ अ हाई और लो रेटिंग ऑन सम स्पेसिफिक फैक्टर। आप किसी भी एम्प्लॉय के किसी एक ट्रेड को देख के उसकी पूरी परफॉर्मेंस को, पूरे ईयर की परफॉर्मेंस को या उसकी बाकी सारी क्वालिटीज़ को एक रेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। इस इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को आप हालो इफेक्ट बोलते हैं। एज एन एग्जाम्पल, if an employee tends to be dependable, we might become biased towards him to the extent that we will rate him high on many desirable attributes. अगर आपको कोई एम्प्लॉय लगता है कि वो डिपेंडेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको बाकी चीज़ों में भी, उस बाकी फैक्टर्स को बिना जज किए उसको उसमें हाई रेटिंग प्रोवाइड कर देंगे। नाउ थर्ड वन इज सिमिलैरिटी एरर। इसमें क्या होता है कि जो भी इवैल्यूएटर होता है, वो जितने भी लोगों को जिनको वो इवैल्यूएट करने आया होता है, वो उनको अपने सिमिलर या फिर अपने इक्वल परसीव करता है, एंड उसी के हिसाब से उनको इवैल्यूएशन या फिर जो भी रेटिंग्स है वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है, एक सिमिलैरिटी एरर आ जाता है। नेक्स्ट वन इज लो अप्रेजल मोटिवेशन। इफ द इवैल्यूएटर नोज दैट अ पुअर अप्रेजल could hurt the employee's future, say opportunities for promotion, the evaluator may be reluctant to give a realistic appraisal. In case इवैल्यूएटर को पता है कि अगर वो पुअर अप्रेजल किसी एम्प्लॉय को देता है तो वो उसके एम्प्लॉय के फ्यूचर पे अफेक्ट डाल सकता है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि जो भी इवैल्यूएटर है वो एक रियलिस्टिक जो भी रिव्यू है वो देने से कतराता है या फिर वो नहीं देता है वो एक रियल रिव्यू। नेक्स्ट वन है सेंट्रल टेंडेंसी एरर। इसमें क्या होता है कि जो भी रेटर है वो एक सेंट्रल मार्क तय कर लेता है, एक सेंट्रल रेटिंग तय कर लेता है, एंड जितने भी लोगों को वो इवैल्यूएट करता है उन सबको सिर्फ एक सेंट्रल मार्क जो उसने तय करा हुआ है, डिसाइड करा हुआ है, वही प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैनेजर रेट्स ऑल सबऑर्डिनेट्स एज 2 ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 4, इसमें अगर 1 to 4 की रेटिंग में आपको इवैल्यूएट करने को दिया गया, तो उसने जो भी इवैल्यूएटर है उसने एक 2 मार्क्स सेट करे हैं, उन्होंने सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको 2 मार्क्स दिए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आप रेट करने के लिए बैठे हैं, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं पता लगेगा आपको। तो इस केस में क्या होता है कि आप लोग जो भी अच्छा परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिवॉर्ड नहीं दे सकते हैं, या फिर जिन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है आप उनको डिसमिस नहीं कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट इज इनएप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट्स फॉर परफॉर्मेंस। काफ़ी जॉब्स में क्या होता है, ये जान पाना या फिर इस नतीजे पर पहुंच पाना बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि किसी भी जॉब को आप गुड जॉब या फिर गुड परफॉर्मेंस आप कब बोलते हैं, एंड जो भी क्राइटेरिया आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने में, उस क्राइटेरिया को जान पाना या कोई एक क्राइटेरिया सेट कर पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्समैन की बात करते हैं तो आप सेल्समैन की परफॉर्मेंस कैसे जज कर सकते हैं, उसकी मनी वैल्यू जो भी उसकी सेल्स की है, उसने कितनी मनी वैल्यू अर्न करी अपनी सेल्स के थ्रू अपनी टेरिटरी में, आप इसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। एंड कुछ और एग्जांपल्स भी है, जैसे किसी भी टीचर की इफेक्टिवनेस को इन्हांस कर सकता है उनका एंथुजियाज्म या फिर उनका जो भी एनर्जी है वो, बट एंथुजियाज्म को आप किसी भी एक अकाउंटेंट की या फिर किसी भी एक वॉच रिपेयरर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी एक क्राइटेरिया जो कि एक जॉब को सूटेबल लगता है या फिर एक जॉब को सूट करता है वो हर जॉब के लिए सूटेबल हो, ये नेसेसरी नहीं है। सो दिस इज नोन एज इनएप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट्स फॉर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज अप्रेजल इंटरव्यू। अप्रेजल इंटरव्यू क्या होता है, एक्सचेंज बिटवीन अ मैनेजर एंड एम्प्लॉय दैट इज डिजाइन टू इवैल्यूएट द एम्प्लॉय एंड क्रिएट अ करियर डेवलपमेंट प्लान। अप्रेजल इंटरव्यू एक इंटरव्यू है जिसमें मैनेजर एंड एम्प्लॉय साथ में बैठते हैं एंड इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, और उसके लिए एक करियर डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। इसके कुछ 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है सेटिस्फैक्ट्री प्रमोटेबल। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो सेटिस्फैक्ट्री होती है एंड देयर इज अ प्रमोशन अहेड, उसके आगे प्रमोशन के चांसेस होते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो एम्प्लॉय है उसके लिए कुछ करियर प्लान्स को हम डिस्कस कर सकें, डेवलप करें, डिस्कस करें, एंड एक स्पेसिफिक एक्शन प्लान चूज करें जो कि उसको प्रोफेशनली डेवलप करने के लिए हेल्पफुल हो।
नेक्स्ट वन इज सेटिस्फैक्ट्री नॉट प्रमोटेबल। इसमें जो भी एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री तो है बट प्रमोशन के चांसेस या पॉसिबिलिटी क्या है, नहीं है। इंटरव्यू का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करें सो दैट उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री बनी रहे। नेक्स्ट वन इज अनसेटिस्फैक्ट्री करेक्टेबल। इसमें जो इंटरव्यू होता है वो इसलिए कंडक्ट कराया जाता है सो दैट जो भी अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉय का मोराल बूस्ट कर सकते हैं, या फिर कैसे आप उसके जो भी परफॉर्मेंस है उसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं, दैट टू अ पॉजिटिव चेंज। लास्ट वन इज अनसेटिस्फैक्ट्री अनकरेक्टेबल। इसमें इंटरव्यू आप इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि आप एम्प्लॉय को वार्न करना चाहते हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए, एंड वर्स्ट केस तब होता है जब एम्प्लॉय को आप फायर कर देते हैं बिकॉज देयर आर नो चांसेस ऑफ करेक्शन। Finally, coming on to our last slide, what are the guidelines for conducting appraisal interviews? जो भी appraisal interviews आप conduct करते हैं उसके लिए कौन कौन सी guidelines हैं, कौन कौन से ऐसे facts हैं जिनको आपको consider करना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ वर्क डेटा। जब भी आप किसी एम्प्लॉय को उसके वर्क से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई भी करेक्टिव मेजर्स बता रहे हैं, सो उसके लिए आपके पास जो भी फॉर्मल प्रूफ्स होंगे वो होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ डोंट गेट पर्सनल। कभी भी किसी एम्प्लॉय को कुछ किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप सजेशन दे रहे हैं तो उसमें आपको यू डोंट हैव टू गेट पर्सनल। आपको कोई भी नेगेटिव सेंटेंसेस को अवॉइड करना है, एंड आपको जो भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर रहे हैं उनको प्लीज़ स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर कीजिए, ना कि उनके कोवर्कर्स के साथ या किसी भी एक अच्छे परफॉर्मिंग एम्प्लॉय के साथ। थर्ड पॉइंट इज़ वैल्यू एम्प्लॉयज़ ओपिनियन। यहाँ पे सिर्फ आपको ही सजेशंस नहीं देने हैं, आपको ही फीडबैक नहीं प्रोवाइड करना है, आपको उनके सजेशंस या उनके जो भी आइडियाज़ हैं उनको भी सुनना है। आप उनसे भी प्लीज़ आस्क कीजिए कि उनका ओपिनियन क्या है किसी भी मैटर से रिलेटेड, या फिर उनकी अगर परफॉर्मेंस डाउन जा रही है तो उसके पीछे रीजंस क्या है, एटलीस्ट आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ डोंट टिपटो अराउंड। इसमें क्या है कि आपको जो भी एम्प्लॉयज़ मेक श्योर द एम्प्लॉय गेट्स टू नो व्हाट ही शी इज़ डूइंग करेक्टली और इनकरेक्टली। इसमें आप क्या करते हैं कि आप एम्प्लॉय को बताते हैं कि वो क्या चीज़ है जो कि वो सही तरीके से करें, एंड क्या चीज़ें हैं जिसमें उनको ज़रूरत है कि वो अपने जो भी वे ऑफ डूइंग है उसको चेंज करें। इसमें क्या होगा कि आप एम्प्लॉयज़ को एडवाइस कर पाएंगे कि उनको कहाँ कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर उनको इम्प्रूव करना चाहिए। सो थैंक यू, आई होप you enjoyed it.